हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस टाइम जो हम लेकर चल रहे हैं फिजिक्स सेकंड लेकर चल रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण जो है हमने इस चीज़ को जो है आगे वीडियो बनाना बंद कर दिया था। लेकिन अब से जो है वीडियो ये चलता रहेगा, क्योंकि लाइट का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए जो है वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। लेकिन अब से हम कोशिश करेंगे रेगुलरिटी के लिए। तो बच्चों, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ाया था वो था अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनना। वो था हमारा टॉपिक, क्लास 12 का जो ये टॉपिक चल रहा है वो था अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका नियम भी बताया था हमने, और प्रतिबिंब बनने का कुछ तरीका जो होता था उसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो है अवतल दर्पण के लिए एफ आर में क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। बच्चों देखिए, जो 2022-23 का जो ये बैच चल रहा है, इसमें हम हर टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था, इससे पहले जो हमने स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो उस टाइम परीक्षा आने वाला था, इसलिए हमने क्या किया था, केवल डेरिवेशन किया था। बाकी उसमें से कोई भी ना डिफिनेशन हमने बताया था और ना ही कोई जो है आंके के बारे में बताया था। केवल हमने डेरिवेशन को लेकर चला था, जहाँ तक हो पाया था परीक्षा आने से पहले तक। लेकिन अब हमारा लक्ष्य यही है कि हम हर टॉपिक को जो है कवर करते हुए चलेंगे, कोई भी टॉपिक को मिस नहीं करेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो कोई भी टॉपिक नहीं होगा, जैसे वो आपका डेरिवेशन हुआ, डेफिनेशन हुआ, न्यूमेरिकल हुआ, कोई भी टॉपिक XYZ कोई भी टॉपिक है, हर टॉपिक को कवर करते हुए हम वहाँ पे हम वीडियो हमारा जितना भी है वो पार्ट वाइज हम वीडियो को बना रहे हैं। जैसे पार्ट 4 पार्ट तक, शायद 4 पार्ट या 6 पार्ट तक जो है कुछ जो हमने वीडियो बना लिया है। तो हर टॉपिक सीरियल वाइज रहेगा, इसलिए आप अच्छे से उसको आप नोट बनाते हुए पढ़ते जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही आनंद आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप केवल संयम से अच्छे से पढ़ते हुए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण के लिए एफ आर में क्या संबंध होता है। तो उसके लिए पहले हमें अवतल दर्पण बनाना होगा। अवतल दर्पण बना लेंगे तो अवतल दर्पण बनाने के बाद हम उसको चित्र के बारे में देखेंगे, और चित्र जब बन जाएगा तब फिर हम डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम है अवतल दर्पण बना देना। अगर पालिश बाहर की तरफ होता है तो उसी को हम बोलेंगे क्या, दबे हुए तल पे जो है परावर्तन हो, पालिश उभरे हुए तल पे हो, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण। देखिए, यह एक बना अवतल दर्पण। अब हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, और इसको बोलते हैं क्या, ध्रुव। इसके बारे में चर्चा पहले से हो गई है। तो ये हो गया आपका ध्रुव। अब फिर इसके बाद हम क्या करना होगा हमें कि एक जो है वस्तु को मान लेते कहीं पे हमने रख दिया। हमने क्या किया, एक वस्तु को कहीं पर भी रख दिया, मानते अनंत पे रखा गया, तो यहाँ से एक प्रकाश किरण हमने लिया इस तरह से, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर गई हुई है। देखेंगे इस प्रकाश किरण को, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर गई हुई है। अब आपको पता है जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मुख्य फोकस खींच देंगे। देखिए ये क्या पार्ट क्या हो जाएगा, फोकस। आपको अच्छे से बताया गया प्रतिबिंब बनने के नियम में कि कौन सा प्रकाश किरण कहाँ से जाएगा, कहाँ से होकर गुजरेगा। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो बनाया है। अगर आप ये वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं, उस वीडियो को आप पीछे जाकर पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ लें, उसका फिर इस वीडियो पर आकर आप उसको अच्छे से समझिए। चलिए, ये तो इतना हुआ। अब बच्चों, आपको पता है कि अगर हमें ये पता करना हो कि आपतित किरण जो है कितने कोण पर आपतित हुई है और परावर्तित कितने कोण से हुई है, तो उसके लिए हमें एक अभिलंब की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश के परावर्तन में हमने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो चलिए एक अभिलंब यहाँ से खींच देते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच दिया। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक क्या खींच दिया हमने, अभिलंब। और ये काटता कहाँ पे है, तो सेंटर पे। कहाँ पे काटेगा, सेंटर पे। तो देखिए इस तरह का ये चित्र कंप्लीट हुआ। अब चित्र के बारे में अंदर और अभी चल रहे हैं। अभी तो ये चित्र बना आपका जो है अवतल दर्पण, और हमने एक वस्तु को भी रख दिया और ये कंप्लीट तैयार हो गया पूरा एकदम। तो देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा चित्र के बारे में थोड़ा सा गहराई में चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।
तो ये देखेंगे हम लोग कि इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। और आपको पता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। जैसे ये वाला कोण, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। और आपको ये भी बताया गया है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। अर्थात ये वाला कोण जो इतना कोण होगा इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। अर्थात हमें पता चल गया आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में। तो बच्चों आपको ये भी पता है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम में बताया गया है और ऐसा होता भी है। तो देखिए मान लेते हैं जब बराबर है तो हम दोनों को एक का मान लेते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं अगर हम थीटा, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, थीटा कोण बनेगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर होते हैं। तो वास्तव में अगर 30 अंशीय है तो 30 अंशीय भी रहेगा, 40 अंशीय है 40 अंशीय भी रहेगा, 50 अंशीय है 50 अंशीय भी रहेगा। जितना भी अंश का कोण बनेगा वो दोनों आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, अब देखें अगर हम इस दोनों रेखा की बात करें तो ये परस्पर क्या है, समांतर हैं। और जब समांतर हैं बच्चों, आपने ये चीज़ पढ़ चुका है, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है अंतःकांतर कोण के हिसाब से। देखिए बच्चों यहाँ भी ये पर यही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, कुछ दूसरा तो हो नहीं रहा है। प्यार से समझते हुए चलिए, कोई इसमें देखिए ये पार्ट ये दो समांतर है। देखिए ये वाला आप कल्पना कीजिए ये वाला किरण है और ये वाला रेखा दोनों लिया गया, ये दोनों समांतर हैं। और ये जो आप अभिलंब देख रहे हैं इसको ये क्या कर रहा है, काट रहा है। और जब काट रहा है तो हम बोले ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अर्थात वो थीटा तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए और भी देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये कोण जो है, अगर हम नाम दे देते हैं यहाँ पर एम एन, तो हम ये देख रहे हैं जो सी एन एफ है, ये जो बाहर बहिष्कोण का काम कर रहा है। सी एन एफ में ये जो कोण एफ देख रहे हो यहाँ पर, ये एक बहिष्कोण का काम कर रहा है। अब बहिष्कोण की विशेषता आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। अंतराभिमुख कोण का मतलब ये है कि अर्थात ये कोण इस कोण को जोड़ दिया जाए तो इस कोण के बराबर ये होता है। अर्थात 30 अगर ये है ये भी 30 है तो 30 30 60, तो ये मतलब ये भी 60 अंश का कोण बनेगा। मतलब ये 40 है ये 30 है, 40 30 70, तो ये 70 अंश का कोण बनेगा। आप देख सकते हैं तो ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। कितना होगा, 2 थीटा के बराबर होगा। अब देखिए ये तो आपका चित्र कंप्लीट हो गया, ये चित्र आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। देखिए आपको जो एग्जाम में आएगा तो इस तरह से आपको चित्र बनाना होगा और चित्र बनाने के बाद उसके बारे में लिखना होगा। तो लिखने के लिए कुछ नहीं, पहले आप लिखेंगे, नाम दे देंगे कुछ, जैसे मान लेते हैं यम मिरर है तो मान लीजिए यम एक अवतल दर्पण है, इसका एक मुख खींचा गया, पीछे मुख पर अवलंब पर एक वस्तु रखा गया जिससे एक आपतित प्रकाश किरण यन पर आपतित होता है। परावर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर गुजरता है। आपतन कोण पता और परावर्तन कोण के बारे में जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर एक अभिलंब यंत्री खींचते हैं जो आपतन कोण और परावर्तन कोण को विभाजित कर देता है, 2 भागों में विभाजित करता है। आपतन कोण को और परावर्तन को अलग कर देता है। इस तरह से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि ये परावर्तन का नियम है। चलिए वो चीज़ को हम लिख कर देखते हैं। चलिए हमने क्या बताया कि कोण यम एन सी, देखिए गणितीय रूप से हम हल करते हैं इसको। ठीक है, गणितीय रूप से हल करने पर, अब गणितीय रूप से हल करेंगे अगर हम लोग तो क्या हम बोल रहे हैं, देखो कोण एम एन सी बराबर है किसके, देखो कोण यम एन सी बराबर है, हमने बोला एन सी एफ के। कोण एन सी एन एफ के। क्यों, क्योंकि ये दोनों थीटा होंगे। और थीटा क्यों होंगे, क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। किसके, परावर्तन कोण के। ऐसा पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, इसलिए ये क्या होगा, बराबर और थीटा भी हो जाएगा। अब देखो
परंतु एक चीज़ हम क्या देख रहे हैं, एम एन समांतर है। एम एन किसके समांतर है देखेंगे, देखिए एम एन यहाँ पे देखिएगा, एम एन समांतर है। एम एन किसके समांतर है, सी पी के। किसके, सी पी के। और जब एम एन समांतर है सी पी के, तब कोण एम एन सी बराबर होगा कोण एन सी एफ के। चूँकि क्या बन रहा है, एकांतर कोण। क्या बन रहा है, एकांतर कोण। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए बराबर हो जाएगा। तो एम एन सी का मान क्या है, थीटा है, तो इसका मतलब कोण एन सी एफ का मान भी क्या होगा, थीटा होगा। क्योंकि जब इसके बराबर है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं। अब त्रिभुज सी एन एफ में कोण एफ क्या है, बहिष्कोण। क्या है, बहिष्कोण। और बहिष्कोण जो होता है अपने अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तब क्या हो जाएगा, कोण, देखो क्या, कोण पी एफ एन बराबर हो जाएगा थीटा प्लस थीटा। देखो थीटा प्लस थीटा, कैसे, क्योंकि बहिष्कोण की विशेषता होती है अपने अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होना, तो बराबर हो जाएगा। तो कोण पी एफ एन बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा जो था, जिसके बारे में हमने आपको चर्चा किया था, उसको हमने लिखित रूप में देख लिया। ठीक, अब चलिए देखते हैं। और तो बच्चों देखिए, जो हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं ये द्वारक को अत्यंत छोटा मान के, अर्थात कोण को जो है रेडियन में मापा जाएगा, ऐसा हमने इसको किया है। देखिए थोड़ा सा तरीका आपको लॉन्ग थोड़ा सा है, क्योंकि हमको लिखना है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा अगर स्टेप वाइज समझते हुए चलेंगे। अब देखिए एक बार हम क्या करते हैं, हमको एफ आर में संबंध बताना है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या है, आर है, पूरा ध्रुव से लेकर पी की, और ये दूरी क्या होगा, एफ होगा। तो इसका मतलब हमें 2 त्रिभुज लेना हो, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ हम द्वारक छोटा मानेंगे तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। तो हम एक त्रिभुज लेते हैं पी सी एन, समकोण त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, पी सी एन। देखिए हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो द्वारक बहुत छोटा है, इस स्थिति में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, द्वारक बहुत छोटा है, इस स्थिति में हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए तब सॉल्व करेंगे, तब त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज पी सी एन में, पी सी एन में। अब पी सी एन ले लिए जब हम, तो बताएं 90 अंश का कोण बनेगा। तो 90 अंश का कोण बनेगा तो हमको देखो लंब आधार पता रहेगा, क्योंकि इसका सामने वाला कर्ण हो गया ये, और ये कोण बना है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आपको पता है, तो tan थीटा अगर हम लेते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे थीटा कोण बना है, tan थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार। लंब हो गया पी एन, आधार हो गया पी सी, तो पी एन बटा पी सी, यही होगा। देखिए अब यहाँ से यहाँ देखेंगे हम लोग, तो परंतु कोण जब बहुत छोटा है, द्वारक बहुत छोटा है, तो कोण रेडियन में मापा जाएगा। तब कोण छोटा की स्थिति में क्या होगा, tan जो थीटा होगा वो लगभग बराबर होगा किसके, थीटा के। तब क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा पी एन बटा पी सी का मान क्या है, -r। इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ऐसे इसको छोड़ देंगे यहीं पे, ऐसे मान के समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इस प्रकार और क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, यहाँ से हमको एफ मिल जाएगा, पी एफ एन, त्रिभुज पी एफ एन में, पी एफ एन में देख रहे हैं, तो यहाँ भी हमको tan थीटा के स्थान पर क्या है, 2 थीटा बना है। तो लंब बटा लंब वही है, पी एन बटा पी एफ, यही होगा, पी एन बटा पी एफ। तो tan 2 थीटा भी बराबर होगा, क्योंकि द्वारक छोटा माना गया है, tan 2 थीटा लगभग बराबर होगा
किसके, 2 थीटा के। अब tan थीटा 2 थीटा के बराबर हो गया, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब 2 थीटा बराबर हो जाएगा Pn बटा Pf का मान क्या होगा, -f। ठीक, देखो अगले स्टेप से हल करेंगे तो 2 थीटा का मान देखो क्या निकला है बच्चों, तो देख रहे होंगे Pn, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, आगे हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पर 2 थीटा 2 और थीटा का मान क्या निकला है, Pn बटा -r निकला है, Pn बटा -r है, बराबर क्या है, Pn बटा -f, यही तो है। तो आप देख रहे होंगे ये Pn से Pn कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 2 बाई -r इक्वल टू, यहाँ 1 बचा -f, ये तो बचेगा। तो ये माइनस से माइनस दोनों कट के प्लस हो जाएगा, फिर ये गुणा करा दो, 2f इक्वल टू r हो जाएगा। तो f इक्वल टू r बाई 2, f इक्वल टू r बाई 2। इस तरह से ये आपका देखो एफ आर में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आपका कंप्लीट हुआ। बच्चों इस वीडियो को आप 1 से 2 बार, वैसे आप एक ही बार में अगर इसको अच्छे से समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जा रहा है, परंतु एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही आसान तरीका आपका है। हम इस तरीका बहुत ही बेटर तरीका है आपका, जो बुक में दिया हुआ है उस तरीक़ों का हल करेंगे तो आपको वहाँ पे समरूपता का कुछ नहीं लगेगा, जो कि आपको त्रिभुज अच्छे से समझ में नहीं आया होता है, इसलिए आप वहाँ पे जाकर भटकेंगे, वहाँ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लॉन्ग से मतलब नहीं होता है, और बहुत लॉन्ग भी नहीं है, बस कुछ टॉपिक जो है लॉन्ग हुआ। तो बच्चों ये हमारा जो था आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो उत्तल दर्पण के लिए एफ आर में क्या संबंध होता है, अगला टॉपिक हमारा ये है। तो बच्चों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।